आदरणीय सभापति जी, जिस प्रकार से दुनिया में हमारे युवा प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ रही है, इवन केयर गिवर्स की मांग बढ़ रही है, हर कोई मिलता है हमें इस प्रकार के लोग चाहिए। इस प्रकार कुछ लोग तो अपना स्पेशल ऑफिसेज यहाँ बना रहे हैं रिक्रूट करने के लिए, योग्य टैलेंट की खोज के लिए। इसका मतलब हुआ कि भारत के प्रोफेशनल्स के लिए भी विश्व में बहुत बड़े अवसर बन रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, ये संसद का उच्च सदन ये एक प्रकार से राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जो चर्चा की बारीकियां मैंने देखी, मेरा मन कहता है कि थोड़ा स्तर इसका ऊपर होना चाहिए था और वहां से तो ज्यादा होना चाहिए। वो तो कितने साल तक सरकारों में रहे हैं, वहां से जरा चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया। देश उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, मैं कल एक माननीय सदस्य को सुन रहा था। यूं तो वो अपने आप को राजा कहलाने में बहुत गर्व करते हैं, लेकिन वे आर्थिक असमानता की चर्चा कर रहे थे। बताइए, जो खुद को राजा माने और वो आर्थिक असमानता की बात करे, तो आपको लगता है कि क्या यही देखने के बाकी रह गए थे क्या? आदरणीय सभापति जी, हमारे टीएमसी के साथियों ने काफी कुछ कहा। जरा खुद तो अपने गरेबा में देखें। निर्मम सरकार पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब पैरामीटर्स में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। क्या हाल करके रखा हुआ है। ऐसी निर्मम सरकार से वहां के लोगों का भविष्य अंधकार के अंदर डूब रहा है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। सत्ता सुख के सिवाय कोई आकांक्षा नहीं है और वे यहां उपदेश देते हैं। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों की जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवाय कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई है, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे।
कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना ये उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर एक प्रकार से अर्थव्यवस्था की ग्रिड होता है। 2014 से पहले फोन बैंकिंग का कालखंड था। नेता के फोन जाते थे और उसके आधार पर करोड़ों रुपया दे दिए जाते थे और गरीबों को तो बैंकों में दुत्कार मिलती थी, नफरत होती थी। देश की 50% से ज्यादा आबादी बैंक के दरवाजे तक नहीं देख पाई थी। कांग्रेस के नेताओं के फोन पर अरबों रुपये लोगों को दे दिए गए और जो ले जाते थे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान करके पैसे हजम कर जाते थे। यही खेल चलता रहा। कांग्रेस और यूपीए के राज में और आज जो इंडी अलायंस बनकर के बैठे हैं उनके राज में बैंकिंग व्यवस्था तबाही के कगार पर खड़ी थी। मैं नया प्रधानमंत्री के पद का दायित्व मुझे मिला, मैं एक देश के मुखिया से मैं मिला, ऐसे ही बात कर रहा था। मैंने कहा बैंकिंग की दृष्टि से हम कुछ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा पहले एक बार साहब जरा अभी आप नए हो, आपके बैंकों की व्यवस्था का अध्ययन कर लीजिए। हम कैसे हिम्मत करें? एक देश के नेता ने कोई एक जानकारियां थी, उसने मुझे बताया यहां इनको कोई परवाह ही नहीं। यानी प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था को एनपीए के पहाड़ खड़े हो गए थे। जहां भी देखो चर्चा चलती थी, एनपीए का क्या होगा, एनपीए का क्या होगा, कैसे बचेंगे। आदरणीय सभापति जी, चुनौती बड़ी थी लेकिन हमने समझदारी से काम लिया। बैंकिंग व्यवस्था के सब कर्ता धर्ताओं को विश्वास में लिया। रिफॉर्म की आवश्यकता थी, हिम्मत के साथ रिफॉर्म किए, पारदर्शी व्यवस्था बनाई, ढेर सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए और जो सरकारी बैंक दुर्बल हो चुकी थी, ठीक नहीं चल पाती थी, उसको हमने बड़ी बैंक के साथ मर्जर कर दिया। और मुझे याद है किसी एक महाशय बड़े अपने आप को विद्वान मानने वाले ने लिखा था, अगर मोदी सरकार बैंकों में ये कर ले तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा। वो काम मैंने आते ही कर दिए थे। आदरणीय सभापति जी, और इन सारी चीजों का नतीजा हुआ बैंकों में जो बीमारी घर कर गई थी, उस बीमारी से बैंकों को मुक्ति मिली। बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा, अभी भी तेजी से आगे दौड़ रहे हैं। और बैंकिंग का जब स्वास्थ्य सुधरा तो लेन देन का कारोबार भी उनका बढ़ा, लोगों को पैसे मिलने लगे, सामान्य व्यक्ति को पैसे मिले। ऐसे ऐसे गरीब लोगों को लोन मिले जिनके लिए कभी बैंक के दरवाजे बंद थे, बेचारा दूर से देख करके उसे जाना पड़ता था। आज मुद्रा योजना जो देश के नौजवान को अपने पैरों पर खड़े रहने की ताकत देता है, मुद्रा योजना जो स्वरोजगार की प्रेरणा देता है,
लेकिन स्वरोजगार के भाषण के काम नहीं होता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है, उसको सहाय देनी पड़ती है। और हमने मुद्रा योजना के द्वारा 30 लाख करोड़ रुपया 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन मुद्रा योजना के माध्यम से और बिना गारंटी देश के नौजवानों के हाथ में दिया और उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। और गर्व की बात है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में माताएं बहनें भी हकदार बनी, इसके लाभार्थी बनी। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन दिनों ग्रामीण महिलाएं बड़े सपने देखती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने विस्तार तो किया ही किया, लेकिन 10 करोड़ बहनों को हमने सीधी आर्थिक मदद की व्यवस्था की। हमारे एमएसएमई सेक्टर को हमने भरपूर लोन दी और मैं आज बड़े संतोष के साथ, बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस पवित्र सदन में कहना चाहता हूं, हमने एनपीए जिसके पहाड़ हुआ करते थे 2014 के पहले, आज उसको हमने नीचे निम्न स्तर पर लाकर के खड़ा कर दिया है। आज एनपीए 1% से भी नीचे है। ये अपने आप में बैंकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम काम हमने किया है। इतना ही नहीं, हमारे बैंकों का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड पर है, हाई रिकॉर्ड है उसके। ये अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होती है तो बाकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है, उस काम को कहेगा। आदरणीय सभापति जी, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे पीएसयूज, आमतौर पर पीएसयूज के संबंध में मान्यता बन चुकी थी, वो बनते ही हैं बीमार होने के लिए, वो बनते ही हैं बर्बाद होने के लिए, वो बनते ही हैं बंद होने के लिए। हमने इस पूरी मानसिकता को हकीकतों के आधार पर बदलने में सफलता प्राप्त की है। और ये लोग पीएसयूज को लेकर के कितनी गलत बातें फैलाते थे। अर्बन नक्सल की तरह ऐसे पीएसयूज के दरवाजे के बाहर मजदूरों की मीटिंग करके भड़काने का पाप करते थे, गुमराह करने का काम करते थे। इन्होंने एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी एचएएल, ऐसे हर एक को बड़ा भला बुरा और इतना भद्दे तरीके से, जब उनकी सरकार थी तब तो ये इन चीजों को संभाल नहीं पाते थे, उसको कुछ कर भी नहीं पाते थे। आदरणीय सभापति जी, हमने इसमें भी हिम्मत दिखाई। हमने पीएसयूज के संबंध में भी रिफॉर्म्स किए, रिफॉर्म्स की लगातार परंपरा चलाई। आज एलआईसी बेस्ट तरीके से उसने पूरे कार्यकाल में अपना एलआईसी का जन्म हुआ तब तक उत्तम से उत्तम परफॉर्मेंस का कालखंड उसका गुजर रहा है। जिन पीएसयूज को कांग्रेस के नेता ताले लगवाने की कगार पर पहुंच चुका था और उसी पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास भी किया गया था, आज हमारे पीएसयूज रिकॉर्ड प्रॉफिट पर हैं। इतना ही नहीं, वे अपने परफॉर्मेंस से मेक इन इंडिया को भी गति दे रहे हैं। मेक इन इंडिया का जो सपना है उसका पूरा करने में वे भी एक बहुत बड़े कैटलिस्ट एजेंट के रूप में आज भूमिका अदा कर रहे हैं। रिकॉर्ड संख्या में रोजगार बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे कुछ पीएसयूज आज विश्व के अंदर जा रहे हैं, विश्व में भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, विश्व के साथ जुड़ रहे हैं, दुनिया के कई देशों के विकास यात्रा में वो भागीदार बन रहे हैं। आज हमारे पीएसयूज को
बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देश से भी और देश के बाहर से भी मिलने लगे हैं। ये अपने आप में मैं जो कहता हूं ना, एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर ये देश 25 साल है, उसका संकेत यहां नजर आता है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने विश्वासघात करने के विषय में भी हमारे देश के अन्नदाता को भी नहीं छोड़ा। इस देश में 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, छोटे किसान हैं। उनकी तरफ कभी परवाह नहीं की गई, उनकी तरफ कभी देखा नहीं गया, नहीं उनके दिमाग में ये छोटे किसानों का कोई महात्म्य था। उनको लगता है कुछ बड़े लोगों को संभाल लिया तो गाड़ी चल जाएगी, और यही राजनीति करते रहे। आदरणीय सभापति जी, हमारे दिल में छोटे किसान के प्रति एक दर्द था। हम जमीनी हकीकतों से परिचित थे और उसी के कारण हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के और आप इतने कम समय में हमारे इन छोटे किसानों के खाते में 4 लाख करोड़ रुपया हमने दिया है। 4 लाख करोड़ रुपया आंकड़ा छोटा नहीं होता है आदरणीय सभापति जी। और उसने हमारे छोटे किसानों को एक नई ताकत दी है, नए सपने देखने का सामर्थ्य दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा किसान उस दिशा में जरूर भारत की आशा अपेक्षा के अनुरूप परिणाम देगा। आदरणीय सभापति जी, यहां कुछ साथियों ने इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में शिकायतों का भाषण काफी किए। शायद वो तय करके आए थे कि ऐसा ऐसा बोलना है, तो इसमें तो उनका ऐलान दिखता था, बाकी में तो नहीं दिखता है। आदरणीय सभापति, जब ये इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं एक जरा किस्सा सुनाता हूं। मैं किसी का भला बुरा कहने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ हकीकत है रख रहा हूं। परेशानी जिनको होगी उनको होगी, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। हमारे देश के एक नेता हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ने ये घटना कहीं सुनाई, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने कहा, उस नेता ने क्या कहा, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ रहा हूं। काफी लंबे समय तक मुझे योजना आयोग से संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग योजनाएं बनाने को तैयार ही नहीं थे। मैं हिमाचल प्रदेश गई थी। जब मैं वापस आई तो मैंने योजना आयोग में कहा कि हमारे कामदारों को, वर्कर्स को जीप की जरूरत नहीं है, बल्कि खच्चरों की आवश्यकता है, ताकि कम से कम उन पर सामान आदि लादा जा सके। आगे उन्होंने कहा, लेकिन मुझे बताया गया हम पैसा तो जीप के लिए ही देंगे, क्योंकि खच्चरों के लिए पैसे देने की पॉलिसी नहीं है। इसी भाषण में आगे वो कहती हैं, अब वहां सड़कें ही नहीं थी। उनका कहने का कारण यह था कि हिमाचल में जहां वो गई और सड़कें ही नहीं थी। अब वहां सड़कें ही नहीं थी तो फिर उस पर जीप का क्या लाभ हो सकता है? जीप लेकर के कौन जाएगा जहां रोड नहीं है? लेकिन उस समय
योजना आयोग का जोर था या तो जीप या तो कुछ भी नहीं।